आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए इस मेरे यूट्यूब चैनल डब्ल्यू स्टडी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर इस मेरे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सकें। आज हम फिर से पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, जो क्लास 10th के लिए भौतिकी का पहला नंबर चैप्टर है। इसमें मैंने पहले 5 वीडियो बना चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। ठीक है, पहले आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज के जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। आपको मैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की परिभाषा भी पढ़ा चुका हूँ कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और अवतल दर्पण किसे कहते हैं। पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। उत्तल दर्पण में जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है, वो पढ़ाया ये है कि उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह ऊँची होती है तथा इसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, काल्पनिक बनता है और क्या बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, उसी बात को यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा गया है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसी हुई होती है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, बड़ा एवं वस्तु के समान आकार का बनता है। सीधा तथा उल्टा दोनों बनता है, काल्पनिक तथा वास्तविक दोनों बनता है। ठीक है, तो देखिएगा कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। ठीक, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। तो देखिए कि उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह ऊँची होती है और अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धंसी होती है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, मतलब कि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। कहने का मतलब है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। ठीक है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, मतलब कि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा उल्टा दोनों बनता है। मतलब कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा उल्टा दोनों बनता है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है। मतलब कि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा तथा बड़ा तथा बराबर तीनों बनता है। उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। ये सवाल मैंने जस्ट पीछे वाले वीडियो में मैंने पढ़ा है। और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। तो ये 5 पॉइंट है। ठीक है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण अगर आपको याद है तो आप वहाँ से भी आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, और रटने की तो ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है कि आप इसे पहचानें। ठीक है, आप अगर पहचान लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं तो रटने की ज़रूरत नहीं है। उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह ऊँची होती है, अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धंसी होती है। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दोनों बनता है, वास्तविक भी और काल्पनिक भी। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है और अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दोनों बनता है, सीधा भी और उल्टा भी। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है और अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब तीनों बनता है, छोटा भी, बड़ा भी और वस्तु के समान आकार का भी। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद अपने फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है। आज जब फैलती हुई प्रतीत होती है तो वो क्या कहलाता है, अपसारी कहलाता है। और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद अपने फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, अभिसारित होती है। ठीक है, इसलिए इसको अभिसारी कहा जाता है अवतल दर्पण को। अगला क्वेश्चन आपका है प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। ठीक है, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, तो वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश किसी वस्तु से निकलकर हमारे आँखों तक पहुँचता है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। मतलब कि वह क्षेत्र जहाँ से प्रकाश निकल करके हमारी आँखों तक पहुँचती है, वह पूरा क्षेत्र, उसका बीच का पूरा स्पेस जहाँ से प्रकाश निकल रही है हमारी आँखों तक पहुँच रही है, इस बीच का जो भी क्षेत्र होगा, जो भी स्पेस, जो भी जगह होगा, वो क्या कहलाएगा, प्रकाशीय माध्यम कहलाएगा। ठीक है, प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, समांगी माध्यम, विषमांगी माध्यम। ठीक है, प्रकाशीय माध्यम 2 तरह के होते हैं, समांगी और विषमांगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तल दर्पण का उपयोग को लिखे। उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखे। तो देखिएगा उत्तल दर्पण का दो उपयोग है, ठीक है। एक उपयोग तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, पूछा जाता है। तो देखिएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, जो आपका पहला पॉइंट है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क पे चलने वाली सभी गाड़ियों के बगल में एक शीशा लगा होता है, ठीक है, जिसे ही क्या कहते हैं, साइड मिरर कहते हैं। यहाँ इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है साइड मिरर, ठीक है। तो प्रत्येक गाड़ी, जो सड़क पे चलने वाली प्रत्येक गाड़ी है, उसके साइड में क्या होती है, एक शीशा लगा होता है, पीछे आने वाले गाड़ियों को देखने के लिए, साइड लेने देने के लिए, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। दूसरा है कि सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में किया जाता है। सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि ध्रुव किसे कहते हैं, ठीक है। तो परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, इसे P से सूचित किया जाता है। मतलब दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, जिसको P से सूचित करते हैं। इसे पिछले वीडियो में मैंने P देखा था और मैंने आपको बताया था कि अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ध्रुव किसे कहते हैं और वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो आपको मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि ध्रुव किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष और प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। तो देखिए हम बात कर रहे हैं ध्रुव की। तो परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, यानी कि दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, इसे P से सूचित किया जाता है। मान लीजिए ये कोई भी दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण के परावर्तक सतह, तो ये परावर्तक सतह इस साइड से परावर्तक सतह होगी, ठीक है। तो दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु, अब ये ये इसका साइज है, इतनी साइज का क्या है, ये दर्पण है, ठीक है। तो इसके मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, हम ध्रुव कहेंगे। मान लीजिए ये मध्य बिंदु यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको क्या चीज़ सूचित करेंगे, P से सूचित करेंगे, ठीक है। और देखिए कि फोकस किसे कहते हैं, ठीक है। फोकस किसे कहते हैं, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसे क्या कहते हैं, उस बिंदु को फोकस कहते हैं, ठीक है। मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है, ठीक है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। तो देखिए ये आप एक दर्पण है, ठीक है, और ये क्या है, यही प्रधान अक्ष है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। यहाँ क्या है, ये पोल है, जिसको हम ध्रुव कहते हैं। और मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, और इसे F से सूचित किया जाता है। देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष, ये वाली मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद लौटने के बाद इस बिंदु से कट रही थी, इसी बिंदु को हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट आप देखिएगा कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है, इसे C से सूचित किया जाता है, ठीक है। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है, इसे C से सूचित किया जाता है। देखिएगा कि ये क्या है, ये गोलीय दर्पण है, ठीक है। ये क्या है, गोलीय दर्पण है। एक साइड से इसको अगर दो भाग में बांटा जाता तो क्या बनता है, एक उत्तल एक अवतल बनता है, ठीक है। तो ये क्या, गोलीय दर्पण है, ठीक। तो गोलीय दर्पण के केंद्र को, तो गोलीय दर्पण का केंद्र कौन सा होगा, ये केंद्र होगा, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के केंद्र को ही क्या कहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र कहा जाता है, और इसे C से सूचित किया जाता है, ठीक। आगे देखिएगा कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे R से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, देखिएगा कि ये क्या है, ये दर्पण है, और ये क्या, ये वक्रता केंद्र है, और यहाँ पे ये क्या है, ध्रुव है। तो वक्रता केंद्र ये है और ध्रुव ये है,
तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मिलाने वाली रेखा कौन सा है, ये है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे हम, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, जिसे आर से सूचित किया जाता है। ये पूरा क्या है, आर है, ठीक है, मतलब कि वक्रता त्रिज्या है। आगे देखिएगा आप कि मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष कहा जाता है, ठीक है। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली सीधी रेखा, ये वक्रता केंद्र है और यहाँ पे ये क्या है, ध्रुव है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली सरल रेखा को क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष। तो ये क्या कहला रहा है, प्रधान अक्ष, या इसी को हम दूसरी भाषा में मुख्य अक्ष भी बोलते हैं। तो देख रहे हैं आप कि ये वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली सरल रेखा यानी सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। और गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, ठीक है, केंद्र को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। और दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, जिसे पी से सूचित किया जाता है। और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपका सारा चीज़ कवर हो गया है कि ध्रुव किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, ठीक है। आप एक बार, दो बार, तीन बार इस वीडियो को आप देखें, ठीक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर एक बार में नहीं समझ में आती है तो दो बार करके देखें, तीन बार करके देखें, समझ में आ जाएगी। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।